हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नेहा। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल कैरियर पावर। आज से हम क्लास 12th की इकोनॉमिक्स को भी स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि इकोनॉमिक्स की दो बुक्स हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमी। इस लेक्चर के साथ हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट हो रहा है और आफ्टर 2 यूनिट्स और 3 यूनिट्स हम इंडियन इकोनॉमी की लेक्चर्स भी अपलोड करना शुरू कर देंगे। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आप लोग जितना ज़्यादा इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे, ये मेरे लिए बहुत ही मोटिवेशनल फैक्टर होगा और मैं आपके लिए और भी अच्छे तरीके से क्लासेस को अपलोड करूँगी, नोट्स को अपलोड करूँगी। और अगर आपको ये मेरे रिटन नोट्स, हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो प्लीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप उस लिंक के थ्रू उस पर पहुँच सकते हैं। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम किस तरीके से मैक्रो इकोनॉमिक्स को फिनिश करेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स हम चैप्टर वाइज फिनिश नहीं करेंगे, यूनिट वाइज फिनिश करेंगे। यूनिट 1 में आपके जो जो टॉपिक्स होंगे, लाइक जो आपके बेसिकली 3-4 चैप्टर हैं ना, वो यूनिट 1 के हैं। उसके बाद हम सेकेंड यूनिट पे आएंगे। तो यूनिट 1 में आपके जो 4 चैप्टर डिफरेंट बुक में डिफरेंट तरीके से आगे पीछे चैप्टर्स होते हैं, बट यूनिट तो एक ही है आपकी। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी कि पहले ये टॉपिक करें या ये टॉपिक करें। यूनिट वाइज करो, कॉन्सेप्ट बिल्ड करो और क्लैरिटी रखो अपने कॉन्सेप्ट में। तो हमारा आज का जो यूनिट है वो है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट। इस यूनिट में आपका कुछ प्रैक्टिकल पोर्शन भी है नेशनल इनकम का। तो 2 लेक्चर हम थ्योरी के लिए रखेंगे और 1 लेक्चर हम प्रैक्टिकल के लिए। अगर आपका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा होता है, आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करते हैं, तो हम 2 लेक्चर प्रैक्टिकल्स के रखेंगे जिसमें हम प्रीवियस ईयर नेशनल इनकम के क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करेंगे। बहुत ही ईजी टॉपिक है कंसेप्ट, और ध्यान से अगर लेक्चर्स को देखते हो तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा और इकोनॉमिक्स में स्कोर करना बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। आज से स्टार्ट करते हैं, इसीलिए थोड़ी सी इंट्रोडक्शन लंबी हो गई। बाकी अब लेक्चर चलो स्टार्ट करते हैं। तो आपको आज पढ़ना है कंसेप्ट ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। हालांकि आपको पता होगा, बट जस्ट ब्रश अप योर कंसेप्ट। आपको कंसेप्ट क्लैरिटी होगी, उसके बाद हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना अगर कोई डाउट हो, तो बाकी स्टार्ट करते हैं। माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो स्टैंड्स फॉर स्मॉल एंड मैक्रो स्टैंड्स फॉर लार्ज। माइक्रो का मतलब होता है जब आप किसी भी प्रॉब्लम की स्टडी एक छोटे लेवल पे करते हो, उसे बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। और जब किसी प्रॉब्लम की स्टडी आप एक बड़े लेवल पे करते हो, एक इकोनॉमिकल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, तो उसको आप बोलते हो स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ होल इकोनॉमी इज नोन एज मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो सिंपल सी चीज़ है, एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज़ अभी जो सिचुएशन हमारी कंट्री में चल रही है, आई होप कि ये जल्दी से हम रिकवर करें इन चीज़ों से। कोरोना वायरस। कोरोना वायरस आपकी कौन सी इकोनॉमिक्स के अंडर है? मैक्रो। क्यों? क्योंकि ये एक इकोनॉमी की प्रॉब्लम नहीं है, ये एक नेशन, एक होल वर्ल्ड की प्रॉब्लम है। तो ये इतनी लार्ज लेवल पे, एक इतने बड़े लेवल पे इसकी स्टडी करनी ज़रूरी है, तो हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट बन जाता है। उसके बाद एक डिफरेंस है सेकंड, कि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में किसी एक पर्टिकुलर गुड्स के चेंजेस, उसके प्राइस में कितना चेंज हुआ, कितना इंक्रीज़ हुआ, कितना डिक्रीज़ हुआ, वो माइक्रो लेवल पे हम स्टडी कर लेते हैं। बट अगर हम ये कंसीडर करें कि एक इकोनॉमी के अंदर जितने गुड्स हैं, जितनी सर्विसेज हैं, उसमें कितना इंक्रीमेंट हुआ है, कितना डिक्रीमेंट हुआ है, मीन्स इंक्रीज, डिक्रीज, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, उसकी स्टडी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। कुछ सर्टेन एग्जाम्पल है जो मैंने इस नोट्स में ऐड किए हैं। जैसे आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स जो आपने 11th में भी पढ़ा है, उसके जो चैप्टर थे वो भी इंडिविजुअल लेवल पे थे, लाइक डिमांड ऑफ दैट प्रोडक्ट, सप्लाई, कंज्यूमर बिहेवियर, प्रोड्यूसर बिहेवियर, ये सब आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का ही चैप्टर है। और ये आपके एक छोटे लेवल पे, एक स्मॉल लेवल पे आप इस चीज़ को स्टडी करते हो। तो यही एग्जाम्पल इनके माइक्रो इकोनॉमिक्स के हैं यहाँ पर। और मैक्रो इकोनॉमिक्स का एग्जाम्पल क्या होगा? डिमांड तो होगी, इकोनॉमिक्स है तो डिमांड तो करोगे, बट एक प्रोडक्ट की नहीं, एक इकोनॉमी में जितने प्रोडक्ट हैं सबकी डिमांड को टोटल कर दो, दैट इज़ योर एग्रीगेट डिमांड। ओके, पहले हम सप्लाई करते थे एक प्रोडक्ट को, अब इकोनॉमी में जितनी सप्लाई हो रही है प्रोड्यूसर के थ्रू, सबको टोटल कर दो, दैट इज़ योर एग्रीगेट सप्लाई। तो बेसिकली माइक्रो को बहुत सारे माइक्रोज को ऐड कर दो, माइक्रो 1, माइक्रो 2, माइक्रो n नंबर ऑफ माइक्रोज इज इक्वल टू मैक्रो, मीन्स माइक्रो छोटा और मैक्रो बड़ा। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे जो आपको खैर पता होंगे, बट जस्ट फॉर योर ब्रश अप योर कंसेप्ट क्लैरिटी आपका ये रिवाइज हो गया। इसके बाद जो सेकंड टॉपिक है वो है हमारा गुड्स एंड सर्विसेज। हालांकि ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है कि गुड्स किसे कहते हैं आप और सर्विसेज किसे कहते हैं, बट आपके कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए मैं बार बार बोलती हूँ कि आप 11th स्टैंडर्ड में नहीं हो, अब आप 12th स्टैंडर्ड में हो। आपके
ना सिर्फ आपको सिलेबस पे फोकस करना है, सिलेबस के साथ आपको कुछ एक दो चीज़ें डेली रेगुलर बेसिस पे आप उसको रिवाइज करोगे, नई चीज़ें सीखोगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी, क्योंकि पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं होती। तो गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स का मतलब होता है जिसको आप देख सकते हो, विजिबल होता है, और सर्विसेज जो होती हैं वो हमेशा इनविजिबल होती है, उसको आप देख नहीं सकते। तो गुड्स जो होती है वो टेंजिबल नेचर की होती है, जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो। सर्विसेज जो होती हैं वो इंटेंजिबल नेचर की होती हैं, ठीक है। सेकंड है, गुड्स को आप स्टोर करके रख सकते हो, स्टोर इन द सेंस वेयर हाउस में रख सकते हो। सर्विसेज को कैसे वेयर हाउस में रखोगे, जब जिस चीज़ को देख ही नहीं सकते, जिस चीज़ को छू नहीं सकते, उसको स्टोर भी नहीं कर सकते, सिंपल। थर्ड डिफरेंस है कि प्रोडक्शन और कंजप्शन में गैप होता है गुड्स के केस में, कि आपने गुड्स प्रोड्यूस कर ली और कंजप्शन हो सकता है नेक्स्ट ईयर हो सकता है 6 महीने बाद आपने सप्लाई की हो उस गुड्स को, किसी ने बाद में कंज्यूम किया हो। तो प्रोडक्शन और कंजप्शन में गैप होता है गुड्स के केस में। बट सर्विसेज में ऐसा नहीं होता, जिस टाइम सर्विसेज प्रोड्यूस की जा रही है उसी टाइम कंज्यूम भी की जा सकती है। इसके अलावा उसको स्टोर करके आप कैसे रखोगे, सिंपल सी चीज़ है, अगर आप देख रहे हो जिस चीज़ को देख ही नहीं सकते, जिसको स्टोर नहीं कर सकते, उसके प्रोडक्शन और कंजप्शन में गैप कैसे हो सकता है, सिंपल। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल हैं, लाइक पेन, पेपर, बुक्स, लैपटॉप, चार्जर, फ़ोन, ये सब गुड्स हैं। और सर्विसेज क्या होगी, जैसे लॉयर की सर्विस, मेडिकल सर्विसेज, टीचिंग सर्विसेज, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, ऐसा होता है क्या, डॉक्टर कहता है, डॉक्टर के पास आप सपोज आप में से कोई वैक्सीनेट होने गया, वैक्सीन लगवाने गया, और डॉक्टर क्या बोलेगा, आधी वैक्सीन आज लगा लो, आधी कल लगवा लेना। तो सर्विसेज तो एक ही टाइम पे आपको दी जाएगी ना, सर्विसेज थोड़ी ना आपको तोड़ तोड़ के दी जाएगी। तो एक और नया डिफरेंस आ गया कि गुड्स को आप सेपरेट कर सकते हो, कि आधा गुड्स अभी रख लिया, आधा यूज़ कर लिया, आधा फ्यूचर के लिए रख लिया। बट सर्विसेज कांट बी सेपरेबल, सर्विसेज को आप सेपरेट करके नहीं रख सकते। यही इंजेक्शन का एग्जाम्पल, आधी इंजेक्शन अभी ले लो, आधी इंजेक्शन कल ले लेना, दैट कैन नॉट बी पॉसिबल। सर्विसेज जो हैं वो एक ही टाइम पे दी जाती है, उसको सेपरेट नहीं कर सकते। तो हालांकि आपको ये क्लियर होगा कि गुड्स एंड सर्विसेज में क्या डिफरेंस है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो हमारे सिलेबस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और उस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम में मोस्ट ऑफ टाइम हम देखते हैं 95% चांसेस हैं एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो 2-3 क्वेश्चन जो मुझे अच्छे लगे वो भी मैंने इस नोट्स में ऐड किए हुए हैं, कि ये 2 क्वेश्चन जो है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैंने लिखा हुआ है, लाइक बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक ऑफ फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो मुझे अच्छे लगे तो मैंने ऐड कर दिए नोट्स में, कि आपके लिए हेल्पफुल हो। तो पहले हम क्वेश्चन ना देख के पहले हम कंसेप्ट को देखेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन पे आएंगे कि क्वेश्चन क्या कहता है। तो डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड, पहले मैं एक एग्जांपल आपको बताती हूँ, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कि क्या क्या डिफरेंस है इसके बीच में। फॉर एन एग्जांपल, शुगर का एग्जांपल लेते हैं हम। चीनी आप सब अपने अगर हाउस होल्ड हो, घर में हम सब चीनी लेकर आते हैं, ठीक है। और सेकंड पर्सन है जो एक बेकरी चलाता है, ठीक है। बेकरी मतलब लाइक केक और ये सब जो बनाते हैं लोग, वो भी चीनी लेकर आता है। हमारा हाउस होल्ड का पर्पस क्या है चीनी लाने का, कि हम कंज्यूम करते हैं, लाइक हमारे घर में जो भी मीठी चीज़ बनती है उसमें हम शुगर डालते हैं। और जो बेकरी वाला है, शॉपकीपर है, वो उस चीनी का क्या यूज़ करेगा, वो जितना भी केक, क्रीम्स और अनदर जो भी वो प्रोडक्ट्स को सेल करता है उसको बनाने में यूज़ करता है। तो वो कंज्यूम नहीं कर रहा, वो क्या कर रहा है, फर्दर उसको एज अ रॉ मटेरियल यूज़ कर रहा है और फर्दर रीसेल पर्पस के लिए उसको यूज़ कर रहा है। तो फाइनल गुड का मतलब होता है कि रेफर्स टू दोज गुड्स विच आर यूज्ड आइदर फॉर कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट। अगर आपने कोई गुड्स खरीदी और उसको कंज्यूम किया तभी वो फाइनल गुड है। बट अगर आपने उसको खरीद के उसको यूज़ करके या फिर डायरेक्टली उसको सेल आउट कर रहे हो, या तो उसको रॉ मटेरियल की तरह यूज़ कर रहे हो, ठीक है, या तो उसी गुड्स को एज इट इज़ आप किसी और को फर्दर सेल कर रहे हो, ठीक है, तो वो आपका इंटरमीडिएट गुड्स है। समझ आ रहा है आपको? बिल्कुल एंड यूज़र को आपको देखना है कि एंड में उस गुड्स को कौन यूज़ कर रहा है, जो यूज़ करेगा उसके लिए वो फाइनल गुड्स है। अब कहोगे कि फाइनल जो शुगर है, बेकरी वाला भी तो उसको यूज़ कर रहा है, बट उसका पर्पस, उसका ऑब्जेक्टिव चेक करो। ऑब्जेक्टिव उसका क्या है, कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, उसका ऑब्जेक्टिव है सेल करना, उसको वो सेल करना चाहता है। तो सिंपल मीनिंग क्या हो गई कि फाइनल गुड्स वो गुड्स होती हैं जो या तो कंजप्शन पर्पस के लिए यूज़ हो या इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए,
ठीक है। और सेकंड, इंटरमीडिएट गुड्स आप उन गुड्स को कहते हो जिनको आप रीसेल या फर्दर अपने प्रोडक्शन में यूज़ कर रहे हो। रीसेल मतलब सीधा चीनी वहाँ से उठाया और शॉप पे लाके बेचने लगे। दूसरा, आपने क्या किया, पहले चीनी लेकर आए, फिर अपने उसका बेकरी में केक बनाया या जो भी बंस बनाए, उसमें उसको एज अ रॉ मटेरियल यूज़ किया अपने प्रोडक्शन में, उसके बाद सेल किया। तो दोनों में ही आप कंज्यूम नहीं कर रहे ना, और ना इन्वेस्ट कर रहे हो, आप तो सेल करने के पर्पज़ से लेकर आए हो। तो फाइनल गुड्स का मतलब होता है जिसका एंड यूज़र कंज्यूम कर रहा हो या इन्वेस्ट कर रहा हो। इंटरमीडिएट का मतलब होता है जिसको आप रीसेल कर रहे हो या प्रोड्यूस कर रहे हो। तो सेकंड डिफरेंस है हमारा कि दिस इज़ इंक्लूड इन नेशनल इनकम एज वेल एज डोमेस्टिक इनकम। फाइनल गुड्स को ही हम अपने नेशनल इनकम में इंक्लूड कर सकते हैं या डोमेस्टिक इनकम जीडीपी में इंक्लूड कर सकते हैं। इंटरमीडिएट को हम यूज़ नहीं कर सकते। बाकी आगे एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से समझ आएगा, इतना अभी के लिए इनफ है। फाइनल गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जिसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं होती। वैल्यू एडिशन का सिंपल सा मीनिंग क्या है कि आप किसी प्रोडक्ट को, जैसे मान लो अभी आप चीनी लेकर आए, ठीक है, चीनी को आपने सीधा यूज़ किया, बट शॉपकीपर ने क्या किया, चीनी को यूज़ करके एक प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड की, उसकी चीनी ऐड किया, ठीक है। तो उस प्रोडक्ट में यूज़ करके फिर उसने वापस से उसकी कॉस्ट इंक्रीज़ की और आगे उसको सेल किया। तो फाइनल गुड्स के केस में आप किसी भी टाइप की वैल्यू को ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। और इंटरमीडिएट के केस में आप उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू हर लेवल पे ऐड करते हो, क्योंकि अभी वो यूजेबल नहीं है। अगर केक में चीनी नहीं डालोगे तो आप यूज़ नहीं कर सकते उसको, सिंपल। तो फाइनल गुड्स के केस में कोई वैल्यू नहीं ऐड होती, नो वैल्यू हैज़ टू बी एडेड। बट इंटरमीडिएट गुड्स के केस में आप कुछ ना कुछ, चाहे वो छोटा सा ही हो अमाउंट, ठीक है, कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन होती रहती है जब तक वो बेच ना दे उस सामान को, ठीक है। थर्ड वन, नेक्स्ट वन इज क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन का एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताऊंगी, जो कि इंटरेस्टिंग है, आपको पता होना चाहिए। बाकी आप नेक्स्ट देखोगे कि फाइनल गुड्स जो है वो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस कर देते हैं। प्रोडक्शन लाइन का मतलब होता है जिसमें अब वो, जैसे हम कहते हैं ना, फैक्ट्री को क्रॉस करके अब बस बेचना है उस सामान को। फैक्ट्री से निकल जाने का सिंपल मीनिंग क्या होता है कि अब उसमें कुछ भी ऐड नहीं होना है। तो फाइनल गुड्स तो वही गुड्स होते हैं जो सिर्फ अब रेडी हैं कि आप कंज्यूम करके उसकी कंजप्शन कर सकता है। बट इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, वो यूनिट वाइज, जैसे यूनिट 1 में सपोज शुगर केन आ गया, शुगर केन से जूस निकाला यूनिट 2 में, यूनिट 3 में उसको साफ़ करके रिफाइन करके शुगर बनाया। तो जिस तरीके से ये प्रोसेस होता है, तो ये इंटरमीडिएट गुड्स होता है जो कि अभी फैक्ट्री से बाहर नहीं निकला है, फैक्ट्री के अंदर ही यूनिट्स के अंदर वो प्रोडक्ट जो है वो बन रहा है, ठीक है। तो अभी आगे मैं और एक एग्जांपल है मेरे पास बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन का, क्लैरिटी के लिए, वो आगे समझेंगे। बाकी अभी एग्जांपल है कि फाइनल गुड्स के केस में अगर मैंने कहा है कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट, मिल्क परचेज्ड बाय हाउस होल्ड फॉर कंजप्शन, अगर हम लोग दूध खरीदते हैं जस्ट फॉर कंजप्शन, दिस इज़ माई फाइनल गुड। तो मिल्क मेरे लिए क्या है कि फाइनल गुड है। और अगर मैंने कार खरीदी है तो कार में, या घर खरीदा है तो ये इन्वेस्टमेंट है। तो दोनों ही केसेस में ये फाइनल गुड्स हैं। क्यों? क्योंकि फर्दर मैं किसी को रीसेल नहीं कर रही हूँ। और इंटरमीडिएट गुड्स में मिल्क का ही अगर एग्जांपल लेते हैं, तो मिल्क अगर स्वीट शॉप वाले ख़रीदते हैं या बेकरी वाले ख़रीदते हैं तो उनका पर्पस क्या होता है, उससे वो खोआ और डिफरेंट टाइप ऑफ मिल्क इंग्रेडिएंट यूज़ करके मिल्क प्रोडक्ट्स बनाएंगे और फिर उसको वो रीसेल करेंगे। और जो सेकंड है फर्दर प्रोडक्शन के लिए, जैसे कोल है, कोल ख़रीदते हैं हम और कोल को यूज़ करके हम फर्दर प्रोडक्शन अपनी फैक्ट्रीज़ में यूज़ कर रहे हैं। तो ये सब क्या है, इंटरमीडिएट ही तो गुड्स हैं, फर्दर आपको प्रोडक्शन को हेल्प कर रहा है, प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर रहा है। तो दीज आर सर्टेन एग्जाम्पल ऑफ फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड। जैसा कि मैंने अभी बताया कि बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, ये एग्जाम्पल आपको स्क्रीन पे आई गेस अब विजिबल होगा, ध्यान से देखना आप। बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, सपोज फार्मर है, ठीक है, फार्मर या फिर एक पर्सन ले लो, मैंने एक फार्मर लिख दिया, वो प्रोड्यूस करता है कॉटन, ठीक है, जिसकी वर्थ है 5,000 रुपीज़ और उसने सेल कर दिया किसको, बी को, ठीक है। ए फार्मर है, उसने बी को 5,000 में कॉटन सेल कर दिया। बी ने क्या किया, उसका थ्रेड बनाया, धागा बनाया, उसने 8,000 रुपये में सी को बेच दिया, ठीक है। उसके बाद सी ने क्या किया, उससे कपड़े बनाए, क्लोथ्स बनाए और उसको 9,500 रुपीज़ में कंज्यूमर को सेल कर दिया। तो ये क्या हुआ, वो कॉटन अभी भी क्या है, प्रोडक्शन साइकिल में है, प्रोडक्शन बाउंड्रीज़ के अंदर है, अभी कंज्यूमर के पास नहीं गया। जब वो कंज्यूमर के पास जाएगा तब कंज्यूमर के लिए वो फाइनल गुड है।
अनटिल अभी फार्मर ए से और फार्मर सी तक जब तक वो गुड आया है तब तक वो बाउंड्री लाइन में ही है, बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन में। तो इन सब के लिए क्या है वो गुड इंटरमीडिएट है, क्योंकि सबका पर्पस क्या है, देखो ए ने बी को सेल किया, बी ने सी को और सी ने कंज्यूमर को। तो जब तक कंज्यूमर उसको कंज्यूम ना कर ले तब तक उसके लिए वो फाइनल गुड नहीं है। बट इन सब के लिए क्या है, वो कपड़ा, थ्रेड, कॉटन, ये सब क्या है, इंटरमीडिएट है, क्योंकि इन सब का पर्पस क्या है, गुड्स के पीछे रीसेल करना, बेच दो सामान को। बट वो कंज्यूमर ने क्लोथ क्यों लिया है, हो सकता है अपने कपड़े बनवाए, हो सकता है उसको खुद कंज्यूम करे या किसी को गिफ्ट करे। तो दिस इज़ अ फाइनल कंजप्शन जो कंज्यूमर कर रहा है, तो उसके लिए वो फाइनल गुड है। बट इन ए बी सी इन तीनों पर्सन के लिए ये इंटरमीडिएट गुड है। आई होप कि आपको अब ये डिफरेंस क्लियर होगा। तो हमारा जो अब नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में। मुझे ये 2-3 क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे थे, इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। आई गेस नाउ द स्क्रीन इज़ विजिबल, ओके। सो द फर्स्ट वन इज़ डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड विद एग्जाम्पल। तो ये आप एज इट इज़ इसको कॉपी करके आप लर्न कर सकते हो और एग्ज़ाम में लिख सकते हो। 4 to 6 मार्क्स में ये आता है। सेकेंड क्वेश्चन है, शुड द परचेज ऑफ व्हीट इन द होलसेल मार्केट बी ट्रीटेड एज द परचेज ऑफ फाइनल गुड। अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अगर होलसेल मार्केट से एक पर्सन बल्क में ज़्यादा व्हीट खरीदता है तो क्या वो फाइनल गुड ट्रीट किया जाएगा। तो अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि होलसेल में तो सिर्फ शॉपकीपर खरीदते हैं, कंज्यूमर तो खरीद ही नहीं सकता। तो आप गलत सोच रहे हैं। अगर इसमें हमारे दोनों आंसर्स आ सकते थे कि फाइनल गुड्स भी हो सकता है और इंटरमीडिएट भी गुड्स हो सकता है, बट डिपेंड करता है कि पर्पस क्या है, कंज्यूम करना है या सेल करना है। अगर हम नॉर्मल आपकी बहुत 10-12 लोगों की फैमिली है तो आप भी बल्क में ही व्हीट खरीदोगे, बट आपका पर्पस क्या है, उसको कंज्यूम करना। तो आपके लिए क्या हो गया, अगर एक हाउस होल्ड खरीदते व्हीट फॉर द पर्पस ऑफ कंजप्शन तो हमारे लिए फाइनल गुड है। बट अगर एक शॉपकीपर, एक प्रोड्यूसर खरीदता है गुड्स इन होलसेल, क्योंकि वो लोग होलसेल में ही खरीदते हैं, क्योंकि उनका पर्पस क्या होता है, रीसेल करना। तो अगर वो खरीदता है तो उसके लिए इंटरमीडिएट गुड्स है। तो क्वेश्चन को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसने क्वेश्चन में ये नहीं पूछा कि प्रोड्यूसर के केस में बताओ या हाउस होल्ड के केस में बताओ। उसने सिंपल बोला अगर बल्क में व्हीट खरीदा जाता है तो उसको फाइनल गुड ट्रीट करेंगे या नहीं करेंगे, सिंपल। तो आप कहोगे फाइनल गुड ट्रीट तब करेंगे जो हाउस होल्ड सेक्टर खरीदता है। अगर आप प्रोड्यूसर सेक्टर के अंदर आते हो, एक प्रोड्यूसर खरीदता है तो उसके लिए वो इंटरमीडिएट गुड्स है। सेकंड क्वेश्चन मैंने देखा था, थर्ड वन, मशीन परचेज्ड इज ऑलवेज फाइनल गुड, डू यू अग्री, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। क्या मशीन खरीदना हमेशा फाइनल गुड्स है? नो। मशीन अगर एक कंपनी खरीद रही है तो उसके लिए कैसे हो सकता है, वो तो इसलिए खरीद रही है कि उसका फर्दर प्रोडक्शन बढ़ता चला जाए। तो वो तो फर्दर प्रोडक्शन के लिए उसने खरीदी है मशीन, तो उसके लिए वो इंटरमीडिएट है। बट अगर आप स्विंग मशीन हो गई या कोई गीज़र हो गया, ये सब मशीन ही तो है। फ़ोन भी मशीन है ना, जो काम आपका ईजी कर दे, दैट इज़ मशीन। तो अगर वो हाउस होल्ड कर रहा है अपने पर्पस के लिए, अपने कंजप्शन के लिए, अपने इन्वेस्टमेंट के लिए, तब उसके लिए वो क्या है, फाइनल गुड है। तो आप नेचर देखो क्वेश्चन का क्या है। क्वेश्चन की लाइन पढ़ के हमेशा रिएक्ट मत किया करो। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन समझो, देन आंसर करो। बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर होगी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंजप्शन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। कंजप्शन गुड्स का सिंपल मीनिंग है जिसको कंज्यूम करे जा सकता है, ठीक है, जिसको आप डायरेक्टली, जो ऐसे गुड्स जो ह्यूमन वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं, दैट इज़ कंजप्शन गुड्स। एंड कैपिटल गुड्स जो होते हैं वो इनडायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं। फॉर एन एग्जांपल, जैसे एक मशीन खरीदी है हमने, वो हमारे लिए कैपिटल गुड्स है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उससे प्रोडक्ट बन के फिर वो ह्यूमन वांट सेटिस्फाई होगी। तो इनडायरेक्टली हुआ ना, क्योंकि आपको डायरेक्टली वांट्स को सेटिस्फाई नहीं कर रहा वो पहले प्रोडक्ट बनाएंगे मशीन के थ्रू, फिर मार्केट में सेल करेंगे। तो अगर डायरेक्टली वांट सेटिस्फाई हो रही है तो वो कंजप्शन गुड्स है, इनडायरेक्टली सेटिस्फाई हो रही है तो वो कैपिटल गुड्स है। द सेकेंड वन इज़ कि कंजप्शन गुड्स से ना हमारी कोई प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं बढ़ती, लेकिन कैपिटल गुड्स अगर आपके पास है, आपके पास एक से ज़्यादा मशीन हो गई, 4 मशीन है, 5 मशीन हो गई, तो आपका जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। द थर्ड वन इज़ जो मैक्सिमम, जो आपकी ज़्यादातर जो कंजप्शन गुड्स हैं वो आपकी
मे बी उसकी जो लाइफ है वो ज़्यादा नहीं होती, लाइक 1 ईयर से ज़्यादा नहीं होती, बट हाँ कुछ गुड्स होते हैं जैसे आपके ड्यूरेबल गुड्स है। अभी हम पढ़ेंगे कि कंजप्शन गुड्स के कितने टाइप्स होते हैं। तो आपकी कंजप्शन गुड्स की जो लाइफ है, एक्सपेक्टेड लाइफ होती है, वो बहुत ज़्यादा नहीं होती एक्सेप्ट ड्यूरेबल गुड्स। और जो कैपिटल गुड्स होती है, इसकी जो लाइफ है, जिसको यूज़ करने की कैपेसिटी है, डेप्रिसिएशन जैसे आप पढ़ के आए हो, डेप्रिसिएशन में भी आप पढ़ते थे ना एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ द मशीन, तो इसी तरीके से इसकी जो लाइफ होती है, जिसको यूज़ करने का जो टाइम लिमिट होता है, वो मोर देन 1 ईयर होता है। तो इसीलिए इसको हम कैपिटल गुड्स बोलते हैं। कैपिटल गुड्स पहचानने के लिए लाइक मेरा नॉलेज कहता है कि इसमें इन्वेस्टमेंट आप ज़्यादा करते हो और इसका जो यूज़ टाइम है ना वो मोर देन 1 ईयर होता है। तो अगर ये दोनों फीचर्स हैं दैट मीन्स वो आपके लिए कैपिटल गुड्स है। तो टाइप्स ऑफ कंजप्शन गुड्स के लिए मैंने नाम और एग्जाम्पल लिखे हैं आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए। ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसको आप मोर देन 1 ईयर के लिए यूज़ करते हो। फॉर एन एग्जाम्पल टेलीविज़न, ऐसा तो नहीं है ना 6 महीने पे आप टीवी खरीदते हो, तो ये एक कंजप्शन, आप कंज्यूम ही तो कर रहे हो। आपके घर में अगर टीवी है तो आपने कंजप्शन पर्पस के लिए यूज़ किया, तो वो आपके लिए कंजप्शन गुड्स है। तो ड्यूरेबल गुड्स इज़ दोज गुड्स जिसको आप मोर देन 1 ईयर के लिए यूज़ कर सकते हो। तो इसका एग्जाम्पल है टेलीविज़न। नॉन ड्यूरेबल का मतलब होता है जिसको आप लॉन्ग टाइम तक यूज़ नहीं कर सकते, मे बी पेरिशेबल नेचर। पेरिशेबल का मतलब होता है जिसको आप 1-2 टाइम्स यूज़ कर सकते हो और वापस से, वरना वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। लाइक वेजिटेबल्स वगैरह आपके नॉन ड्यूरेबल गुड्स हैं, मिल्क, फूड ग्रेन, ठीक है। तो थर्ड वन इज सेमी ड्यूरेबल। सेमी ड्यूरेबल का मतलब होता है जो बहुत लंबा टाइम तो नहीं, बट हाँ 6 मंथ में और विद इन 1 ईयर आपका वो फिनिश हो जाता है। जैसे शूज़, क्लोथ्स, ये सब आपके एग्जाम्पल हो गए सेमी ड्यूरेबल गुड्स के। उसके बाद सर्विसेज है। सर्विसेज इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कंजप्शन गुड्स, ठीक है, इसी के अंदर आ जाते हैं, जिसको हम इसको नॉन गुड्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आपकी बैंक की सर्विसेज, डॉक्टर की सर्विसेज हो गई। तो ये सब ह्यूमन वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं, बस इसका नेचर जो है वो टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग अलग अलग है। तो आपका कंजप्शन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स का भी मैंने डिफरेंस क्लियर करा दिया। उसके बाद जो है हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। बट ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ना छोटी छोटी 2-3 चीज़ें हैं जो बताना चाहूँगी कि फैक्टर सर्विसेज किसे कहते हो आप और फैक्टर पेमेंट किसे कहते हो, स्टॉक वेरिएबल क्या होता है, फ्लो वेरिएबल क्या होता है, रियल फ्लो किसे कहते हो और मनी फ्लो किसे कहते हो। इन 3 टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको सर्कुलर फ्लो बहुत ईजी लगेगा, बहुत, मतलब आई प्रॉमिस कि आप ये तीनों पढ़ लो, आपको आगे दिक्कत नहीं होगी। तो आपको पता होना चाहिए कि फैक्टर सर्विसेज क्या है। फैक्टर सर्विसेज के अंदर आपकी 4 चीज़ें आती हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। और फैक्टर पेमेंट है कि लैंड के बदले क्या मिलता है, रेंट, लेबर क्या रिसीव करता है, वेजेस, कैपिटल क्या रिसीव करता है, कैपिटल अगर इंट्रोड्यूस करते हो तो इंटरेस्ट रिसीव करते हो ना, फर्म में कैपिटल लगाया उसके बदले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल गया। एंटरप्रेन्योर या एंटरप्राइज जो होते हैं उनको क्या मिलता है, प्रॉफिट। अगर आप किसी फर्म के मालिक हो तो आपको एट द एंड क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। तो ये सब आप सर्विसेज दो, इसके बदले आपको जो पेमेंट रिसीव हो रही है उसको बोलते हैं फैक्टर पेमेंट। तो आई होप आपको फैक्टर सर्विसेज एंड फैक्टर पेमेंट क्लियर होगा, भूलना मत, आगे सर्कुलर फ्लो में बहुत यूज़ है इनका, ठीक है। तो मस्ट अवेयर आप नोट्स बनाते चलो और कंसेप्ट को क्लियर करते चलो। द सेकेंड वन इज स्टॉक वेरिएबल एंड फ्लो वेरिएबल। स्टॉक वेरिएबल जैसा कि नाम से ही लग रहा है, स्टॉक, स्टॉक का मतलब क्या होता है कि हाँ रुका हुआ है, ठहरा हुआ है, जिसको एक बार में देख सकते हो, बेसिकली मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, जिसे आप मेजर करते हो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, दैट इज़ योर स्टॉक वेरिएबल। एंड फ्लो वेरिएबल क्या होता है, जिसे आप एक पीरियड में मेजर करते हो, पीरियड इन द सेंस लाइक 1 वीक, 1 मंथ, ठीक है, 1 ईयर, 6 मंथ काइंड ऑफ, कि आप एक पीरियड है, मतलब एक पर्टिकुलर, मतलब जैसे मैंने कहा विद इन अ सेकेंड बताओ कितना है, तो आप नहीं बता सकते। तो फ्लो वेरिएबल मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड स्टॉक वेरिएबल मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। सो स्टॉक वेरिएबल को ही हम स्टैटिक कंसेप्ट कहते हैं, जैसे हम कहते हैं ना स्टैटिक है, स्टैटिक का मतलब जो चेंज नहीं होता, मतलब इस टाइम पे पता चल गया, मतलब यही है। और डायनेमिक होता है जो बहुत सारी चीज़ों से अफेक्ट होता है, बहुत सारा टाइम लगता है उसको मेजर करने में, मेजर हो सकता है बट डायनेमिक नेचर होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल वाटर इन अ टैंक इज एग्जाम्पल ऑफ स्टॉक वेरिएबल एंड वाटर इन अ रिवर इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्लो वेरिएबल। तो एक टंकी में पानी है, टैंक में पानी है, उसको मेजर करके बता सकते हो कि वो 1000 लीटर है, 500 लीटर है या क्या है, ठीक है। तो वो स्टॉक वेरिएबल है, एक टाइम में ही पता चल जाएगा, पॉइंट ऑफ टाइम में।
बट वाटर इन अ रिवर, एक रिवर के अंदर पानी है, कितना पानी है उसको मेजर करना पॉसिबल नहीं है पहली बात तो, और अगर आप करते भी हो तो आपको एक टाइम पीरियड देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा उस चीज़ की मेजरमेंट के लिए। तो यहाँ से हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है फ्लो वेरिएबल एंड स्टॉक वेरिएबल का। इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। रियल फ्लो किसे कहोगे और मनी फ्लो किसे कहोगे? रियल फ्लो का मतलब होता है जब आप गुड्स के बदले गुड्स को एक्सचेंज कर रहे हो, या फिर ये कह लो गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज कर रहे हो बिटवीन टू सेक्टर। आपको याद रखना है कि जो हमारा सिलेबस है वो 4 सेक्टर को कैरी ऑन नहीं करता, आगे मैं बताऊंगी हालांकि, बाकी आपको सिर्फ 2 सेक्टर पे फोकस करना है कि एक हाउस होल्ड और एक फर्म के बीच में इंट्रैक्शन देखना है। तो इट इज़ अ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन फर्म्स एंड हाउस होल्ड। फर्म्स और हाउस होल्ड के बीच में गुड्स एंड सर्विसेज का जो एक्सचेंज होता है उसको हम रियल फ्लो बोलते हैं। अगर इन्हीं दोनों सेक्टर के बीच में मनी का एक्सचेंज हो रहा है तो उसे हम मनी फ्लो कहते हैं। रियल फ्लो को आप फिजिकल फ्लो भी बोलते हो और मनी फ्लो को आप नॉमिनल फ्लो बोलते हो। तो ये जस्ट आपको नॉलेज के लिए पता होना चाहिए, बाकी एग्जाम में इतना फ्रीक्वेंटली पूछते नहीं है। इन टॉपिक्स को बताने के पीछे का पर्पस बस ये है कि आपका जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का टॉपिक है वो आपको ईजिली समझ आए। तो आई होप कितना क्लियर होगा। बाकी मैंने एग्जाम्पल में भी आपको बताया है कि एग्जाम्पल ऑफ रियल फ्लो आप नीचे देखो, आपको विजिबल होगा कि हाउस होल्ड और फर्म के बीच में जो एक्सचेंज हो रहा है, हाउस होल्ड फर्म को क्या दे रहा है? फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज मैंने आपको सबसे पहले बताया सर्कुलर फ्लो स्टार्ट करने से पहले कि फैक्टर सर्विसेज में आपकी 4 चीज़ें आती हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। एंड फर्म जो है वो हाउस होल्ड को क्या दे रही है? गुड्स एंड सर्विसेज। तो दोनों के बीच में गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज हो रहा है, इसीलिए दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रियल फ्लो। मनी फ्लो का एग्जाम्पल देखो नीचे है कि हाउस होल्ड सेक्टर जो है फर्म को क्या देते हैं? जो वो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं उसके बदले पैसे। जैसे आप शॉप से सामान खरीदते हो तो शॉप जो है वो स्टैंड करते हैं फर्म के लिए। तो सपोज उन्हें आपने पैसे दिए, उसके बदले उन्होंने आपको गुड्स दिया, तो आपने पैसे दिए तो मनी का एक्सचेंज हुआ। उसके बदले सेकंड है फैक्टर पेमेंट, भी आप फर्म जो है वो हाउस होल्ड को देते हैं। ठीक है, हम उनकी फैक्ट्री में काम करते हैं, उसके बदले वो हमें रेंट, वेजेस, सैलरी या सब एनीथिंग, तो ये हमारी फैक्टर पेमेंट है। तो इसीलिए मैंने आपको फैक्टर सर्विसेज एंड फैक्टर पेमेंट का एग्जाम्पल ऊपर दे दिया, जिससे आपको आगे जो है वो प्रॉब्लम ना हो कि ये क्या है, क्या मीनिंग है इनका। तो आई होप आपको क्लियर होगा रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। तो अब चलिए अपना जो इम्पॉर्टेंट और मेन टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो आई होप अब स्क्रीन विजिबल होगी। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहता है बेसिकली जो इकोनॉमिक्स में हमें सेक्टर पढ़ने होते हैं वो 4 होते हैं, लाइक हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑब्लिक फॉरेन सेक्टर। बट आपके सिलेबस में सिर्फ 2 सेक्टर में आपको सर्कुलर फ्लो एक्सप्लेन करना है। बाकी आप कॉलेज में एडमिशन लेते हो, BBA, BCom या किसी ऐसे कोर्स को करते हो जो कॉमर्स से बिलोंग करता है, उसमें आपको आगे के सेक्टर्स में पढ़ना पड़ेगा। बट 12th स्टैंडर्ड में आपका सिलेबस जो है वो सिर्फ 2 सेक्टर तक ही बाइंड है। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कुछ नहीं है, सिंपल मीनिंग है कि हाउस होल्ड और फर्म इन दोनों के बीच में किस तरीके से फैक्टर पेमेंट एंड फैक्टर सर्विसेज और गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, जैसा कि एग्जांपल में रियल फ्लो और मनी फ्लो का जो एक्सचेंज है ना, उन दोनों सेक्टर के बीच में, वही आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है। तो आई होप कि क्लियर होगा। बाकी मीनिंग मैं आपको एक बार पढ़ के बताती हूँ कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम डिफाइंड एज अ फ्लो ऑफ पेमेंट, जो आपकी फैक्टर पेमेंट है, एंड रिसीट फॉर गुड्स and services and factor services between डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। तो सिंपल मीनिंग है, आप चाहो तो ये मीनिंग याद रखो, चाहो तो आप कोई भी और कोई भी सर्कुलर फ्लो ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की मीनिंग आप सर्च कर सकते हो, अपने भी बुक्स में देख सकते हो, जो भी आपको इजी लगता है आप उसको लर्न कर लो। उसके बाद 3 फेजेस होते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में। ठीक है, पहला फेज है आपका जनरेशन फेज, सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन फेज एंड थर्ड वन इज डिस्पोजिशन फेज। ठीक है, जनरेशन फेज का मतलब होता है कि जब फर्म प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विस, जब कंपनी, फैक्ट्री, फर्म्स गुड्स को बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज। अगर आपको याद होगा कि ऊपर मैंने बताया है ना फैक्टर सर्विसेज क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज, इन चारों को यूज़ करके जब फर्म गुड्स को प्रोड्यूस करती है, क्योंकि वो जनरेट कर रही है, अभी प्रोडक्ट बना ही रही है, इसीलिए उसको बोलते हैं जनरेशन फेज। दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है बांटना। तो डिस्ट्रीब्यूशन फेज में कंपनी क्या करेगी? इन्वॉल्व द फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम। इस केस में वो क्या करेगी, क्योंकि फैक्टर सर्विसेज उसने यूज़ की है, तो अब वो
हाउस होल्ड सेक्टर को पेमेंट करेगी। तो रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, इन चारों फॉर्म्स में जिसका जो भी, जैसे लेबर है तो उसको वेजेस पे कर दिया, किसी की सपोज आपने फैक्ट्री सेटअप किया है लेकिन आपकी ओन लैंड नहीं है जहाँ पे आपकी फैक्ट्री है, तो उसके लिए आपको रेंट पे करना पड़ता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज है जिसमें आप पैसों को बांटते हो, ठीक है, फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड। थर्ड फेज है हमारा डिस्पोजिशन फेज। डिस्पोजिशन का मतलब होता है इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अभी बताया, लैंड, लेबर एंड कैपिटल, यही तो आपके फैक्टर्स हैं ना जिनको यूज करके आप प्रोडक्शन कर रहे हो। तो इनसे जो आपको इनकम रिसीव हुई है वो आप क्या करते हो, इज द स्पेंड ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म। ऐसा तो नहीं है ना फर्म जितना कमाती है वो सारा ही हाउस होल्ड सेक्टर को दे देती है, उसमें से हाउस होल्ड की पेमेंट के बाद जो बचता है फिर वो अपने फर्दर प्रोडक्शन में यूज करना शुरू कर देती है। तो ये तीन फेजेस हैं, जनरेशन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज एंड डिस्पोजिशन फेज। जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज आपको पता होना चाहिए, अगर आपका क्वेश्चन 6 मार्क्स में आते तो आप इसको ऐड ऑन कर सकते हो। सिंपल है, इंटरेस्टिंग है, आप लिख सकते हो। बाकी आपको नोट्स बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं फिर से बता रही हूँ, अगर आपको मेरे नोट्स की PDF चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा, मिल जाएगा। तो इसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देखते हैं। डायग्राम ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। बेसिकली जैसा कि मैंने बता दिया कि 4 सेक्टर होती है, बट आपके सिलेबस में सिर्फ 2 सेक्टर में आपको एक्सप्लेन करना है। तो हाउस होल्ड और फर्म में किस तरीके से एक्सचेंज करते हो। सबसे पहले क्या होता है, हाउस होल्ड सेक्टर फर्म को क्या देता है, आप ए वाला पॉइंट देखो, फैक्टर सर्विसेज आप देते हो फर्म को, ठीक है, लैंड देते हो, लेबर जो है वो फर्म के पास काम करने जाते हैं, उनकी फैक्ट्री में हम काम करते हैं, या कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दिया, या हमने खुद ही उनके लिए लाइक एंटरप्रेन्योर बन गए, ठीक है। अब जो ये आपने फैक्टर सर्विसेज दी है ना, इसके बदले आपको वो क्या देंगे, फैक्टर पेमेंट। आपने काम किया, आपको सैलरी मिल गई, वेजेस मिल गए। आपने लैंड दी है तो हर महीने आपको रेंट मिल गया। कैपिटल इंट्रोड्यूस किया तो आपको इंटरेस्ट रिसीव हो गया। अगर आप एंटरप्राइज हो, खुद की कंपनी है आपकी, ठीक है, तो आपको प्रॉफिट रिसीव हो गया। तो आपको जब पैसे, हाउस होल्ड के पास पैसे आ गए, अब वो हाउस होल्ड क्या करेगा, हर महीने आपके पास सैलरी आ गई, सपोज आप उस सैलरी को स्पेंड करते हो अपने नॉमिनल खर्चों के लिए, जैसे आप गुड्स खरीद लिए, राशन का सामान, ग्रोसरी मंगवा लिया, कपड़े खरीद लिए। तो इसके लिए आपने क्या किया, एक्सपेंडिचर किया, कंजप्शन करने के लिए एक्सपेंडिचर करते हो, जो कि सी पॉइंट में देख रहे हो आप, ठीक है। तो वो भी तो कोई फर्म ही है ना जिसने वो गुड्स भी बनाए होंगे, तो हाउस होल्ड ने वापस से फर्म को वो पैसे दे दिए, ठीक है। फिर फर्म ने क्या किया, आपको गुड्स एंड सर्विसेज दे दी। अब जिस चीज़ के लिए पैसे दोगे उसको सामान भी तो लोगे, तो ये साइकिल चलता रहता है, ठीक है। क्वांटिनम में कहते हैं ना कि ए जो पहले ए साइकिल चला तो फैक्टर सर्विसेज दी, फिर उसके बदले आपको फैक्टर पेमेंट रिसीव हो गया, फिर उसी पैसे को आप एक्सपेंड करते हो अपनी नीड्स, अपनी डिमांड्स को पूरा करने के लिए, उसके बाद उसके बदले वो आपको गुड्स एंड सर्विसेज देते हैं। तो ये साइकिल दोनों के बीच में जो चलता रहता है, इसी को तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बोल रहे हो। हाउस होल्ड को भी इनकम हो रहा है और फर्म को भी इनकम हो रहा है, दिस इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो आई होप ये जो आपको डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है या डायग्राम जो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का, वो आपको क्लियर होगा। इसके बाद मैंने नीचे 3 पॉइंट्स लिखे हैं कि हाउस होल्ड सेक्टर सप्लाई फैक्टर सर्विसेज टू फर्म, एंड द सेकेंड वन इज हाउस होल्ड रिसीव फैक्टर इनकम for their services, and the third one is firms produce goods and services and sell their entire output to the household। और एक और चीज़ हमेशा याद रखना कि गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब होता है जो आपकी फॉरेन सेक्टर्स हैं, US, UK, जितनी अदर कंट्रीज़ हैं। ये इस सिलेबस में नहीं है तो अभी आपको नहीं पढ़ना, ठीक है। आप चाहो तो इसके एजम्पशन में इस चीज़ को लिख सकते हो कि देर आर ओनली 2 सेक्टर इन इकोनॉमी, सो गवर्नमेंट सेक्टर एंड फॉर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आर नॉट इन्वॉल्व। तो आप चाहो तो लिख दो। बाकी आपका नोट्स के साथ ये लेक्चर अभी यहाँ तक फिनिश होता है, बाकी रेस्ट ऑफ द टॉपिक हम अपने पार्ट 2 वाले सेक्शन में कंप्लीट करेंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, फॉरवर्ड करें। आप लोगों का जितना लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आएगा उस तरीके से मेरी मोटिवेशन भी इंक्रीज़ होगी, तो मैं आपके लिए बेटर से बेटर लेक्चर प्रोवाइड करूँगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।